कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। इसके बावजूद अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने जो कदम उठाया उसे किसी ने जायज नहीं ठहराया। किस चीज की कमी थी उसे, क्या नहीं था उसके पास, और सबसे बड़ी बात ये कि उसे एक भरपूर प्यार करने वाला पति मिला था, मगर उस बेवफा को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह तो जैसे सपने की दुनिया में विचरने की आदी हो चुकी थी। वह जून 2012 की 11 से 12 तारीख की दरमियानी रात थी। हर तरफ सन्नाटा सा पसरा हुआ था, बस कभी कभार चौकीदार के चिल्लाने की आवाज या कुत्तों के भौंकने से टूटता सन्नाटा वातावरण में हलचल सी उत्पन्न कर देता था। उस वक्त 3:10 हुए थे जब अचानक ही बदायूं के बाबू का डेरा गांव के एक मकान में गूंज उठी एक नारी कंठ की मर्मांतक चीत्कार ने सोते हुए लोगों की नींद उड़ा दी। किसी की समझ में नहीं आया कि कौन चीखा था, मगर आसपास के मकानों में जाग हो गई थी। लोग अपने अपने घरों से निकलकर गली में एकत्रित होने लगे। अभी अटकलबाजी शुरू हुई ही थी कि मनोहर सिंह के घर से रोने चीखने की आवाजें आने लगी। किसी अनहोनी की आंचका से त्रस्त लोग मनोहर के घर का दरवाजा लांघने लगे, लिहाजा देखते ही देखते वहां लोगों का जमावड़ा लग गया। सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। घर के आंगन में बिछी एक खाट पर मनोहर की सिरकटी लाश पड़ी थी और उसकी बीवी नीलू लाश से लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। शोक के उस आलम में उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि उसके खुद के कपड़े भी उसके पति के खून से रक्तरंजित हो चुके थे। वो तो जैसे सब कुछ भूल चुकी थी। अगर कुछ याद था तो सामने पड़ी पति की लाश, जिसे देख पाने की हिम्मत लोग अपने भीतर नहीं जुटा पा रहे थे, मगर वो थी कि लाश से लिपट लिपट कर छाती पीट पीट कर चीखे जा रही थी। किसी की हिम्मत नीलू से कुछ पूछने की नहीं हो रही थी। सभी बस टुकर टुकर उसे रोता हुआ देख रहे थे, मगर ऐसे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं था। आता नीलू के देवर ने जो साथ वाले मकान में रहता था, आगे बढ़कर उससे माजरा जानने की कोशिश की तो रोते हुए नीलू ने बताया कि वह मुन्ने को लेकर भीतर वाले कमरे में सोई हुई थी, क्योंकि उसे बुखार आ रहा था, जबकि गर्मी अधिक होने के कारण मनोहर बाहर आंगन में सो रहा था। थोड़ी देर पहले वह बाथरूम जाने को उठी तो मनोहर की खाट के पास से गुजरते हुए उसने पाया कि, और आगे वह कुछ नहीं कह सकी, पुनः छाती पीट कर रोने लगी। अब तक मनोहर के घर के सामने पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। जिसने भी इस हत्याकांड के बारे में सुना, दौड़ता हुआ मनोहर के दरवाजे पर जा पहुंचा था। सिर्फ उसी गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी मनोहर को सभी एक अच्छे इंसान के रूप में जानते थे। वह सभी के दुख दर्द में काम आने वाला व्यक्ति था। उसकी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि इस जहान भर में उसका कोई दुश्मन नहीं था। पास पड़ोस के गांव के लोग तो रात के वक्त ही मनोहर के घर पहुंच गए। कुछ ही घंटों में पुलिस और पुलिस के आला अफसर भी हत्या की खबर पाकर मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने लाश का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और नीलू से वारदात के विषय में पूछताछ करने लगे। नीलू ने उन्हें भी वही कहानी सुना दी जो अपने देवर तथा अन्य लोगों को पहले ही सुना चुकी थी। बहरहाल पुलिस ने थाने में अपराध संख्या 212 पर धारा 302 के तहत 13 जून 2012 को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच कार्य शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने जब नीलू से कातिल के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता जता दिया, मगर इतना अवश्य बताया कि पिछले कुछ दिनों से मनोहर का अपने छोटे भाई सतेंद्र उर्फ सत्तो से जमीन के बंटवारे को लेकर मनमुटाव चल रहा था। इतना सुनते ही पुलिस ने सत्तो को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। सत्तो से पूछताछ की गई, मगर वो कहीं से भी पुलिस को अपराधी दिखाई नहीं दिया। लिहाजा पुलिस अधिकारियों ने प्राथमिक पूछताछ के बाद ही उसे शकमुक्त कर दिया। इधर उधर हाथ पांव मारने के बाद भी जब पुलिस को सफलता हाथ लगती नहीं दिखाई दी तो उन्होंने अपना सारा ध्यान नीलू पर केंद्रित कर दिया। दरअसल पुलिस जहां से भी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करती, कहानी घूम फिरकर नीलू पर आकर ठहर जाती थी। पुलिस के मन में तो नीलू का बयान शुरू से ही खटक रहा था। उसके कहे अनुसार वह भीतर वाले कमरे में सो रही थी और मनोहर बाहर सो रहा था।
जबकि भीतर के कमरे का निरीक्षण करने पर पुलिस को कहीं से भी ऐसा नहीं लगा था कि वहां कोई सोया हो। ऊपर से पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि आंगन में सोए किसी व्यक्ति का कत्ल हो जाए और भीतर सो रहे इंसान को भनक तक नहीं लगे। फिर रात को घर का मुख्य द्वार भीतर से बंद था, जो कि बाद में नीलू ने खुला पाया था। इसका मतलब ये था कि हत्यारा चारदीवारी फांदकर आंगन में आया और कत्ल करने के पश्चात दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि मकान की चारदीवारी 12 फीट ऊंची थी, यानी बिना किसी सहारे के उस पर चढ़ पाना नामुमकिन की हद तक कठिन था, जबकि किसी सीढ़ी वगैरह के प्रयोग के कोई निशान पुलिस को नहीं मिले थे। देरों ऐसे अनुत्तरित प्रश्न थे जो नीलू को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे थे। जब एक बार पुलिस की नजरें इनायत नीलू पर हुई तो पुलिस उसकी जन्म कुंडली तैयार करने में जुट गई। उसकी गुज़िश्ता और वर्तमान जिंदगी के बखिए उधेड़े जाने लगे। नीलू की सहेलियों, पहचान वालों, मायका बालों, रिश्तेदारों पर पुलिस ने निगाहवीनी शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि घर में एक मोबाइल फोन था जो नीलू इस्तेमाल करती थी। पुलिस ने जब नीलू से मोबाइल दिखाने को कहा तो उसने बताया कि कत्ल वाली रात से ही मोबाइल गायब है, शायद हत्यारा उसे अपने साथ ले गया। यह बात भी पुलिस के गले नहीं उतरी। उसके कहे अनुसार वो कमरे के भीतर सो रही थी। हत्यारे ने आंगन में उसके पति की हत्या की थी। इसके बाद ये क्या कोई मानने वाली बात थी कि वो महज मोबाइल लेने के लिए भीतर के कमरे में गया हो। खैर, पुलिस को मोबाइल से कुछ खास लेना देना नहीं था। उनका काम तो कॉल डिटेल्स से भी चल सकता था। पुलिस ने मोबाइल न हासिल कर उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाया और पिछले 3 महीने की कॉल्स का बारीकी से अध्ययन किया तो पाया कि एक खास नंबर पर लगभग हर रोज कॉल की गई है। चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से अधिकतर रात के वक्त की गई थी। पुलिस ने जब उस नन के बारे में जानकारी हासिल की तो यह जानकर हैरान रह गई कि वह नन नीलू के देवर सत्तो का था। नीलू के अनुसार दोनों भाइयों में जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। ऐसे में इतनी ढेर सारी कॉल्स रात के वक्त, भला देवर भाभी को ऐसी कौन सी बात करनी थी जो दिन में उन्हें मौका नहीं मिलता था। पुलिस का माथा ठनका, मामला गड़बड़ दिखाई दिया। उधर नीलू का अगला पिछला टटोल रही पुलिस को पता चला कि मनोहर से नीलू की शादी से काफी पहले से ही सत्तो का नीलू के घर आना जाना था। अब पुलिस ने देर न करते हुए सत्तो को उसके घर से उठा लिया और थाने लाकर उससे जमकर पूछताछ की गई। जल्दी ही वह पुलिस के सवालों के घेरे में उलझता चला गया और आखिरकार उसने स्वीकार कर ही लिया कि अपने भाई मनोहर का हत्यारा वही है। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने नीलू को भी उसी रोज हिरासत में ले लिया। जब थाने में आकर उसने देखा कि उसके देवर वहां मौजूद है और उसकी झुकी हुई पलकें बता रही हैं कि वह सब कुछ बक चुका है, तो उसने भी समझदारी दिखाई और अपनी दुर्गति कराने की बजाय देवर के साथ मिलकर पति की हत्या की बात स्वीकार कर ली। उस दौरान केवल 2 मिनट के लिए दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे। इतनी ही देर में उसने अपने मन का जहर उगलते हुए देवर के ऊपर थूक दिया और बोली, साला बड़ा मर्द बनता फिरता था और जरा सी देर भी पुलिस का सामना नहीं कर सका। धिक्कार है तुझ पर, तूने तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने भाई की तरह ही नामर्द निकला तू भी। बहरहाल पुलिस विवेचना और अभियुक्तों के बयान से इस हत्याकांड की जो वजह उभर कर सामने आई, वह मोहब्बत में अंधी एक ऐसी औरत की कहानी है जो प्रेमी के करीब रहने के लिए उसके भाई की बीवी बन गई और अनैतिक संबंधों में रोड़ा बने पति को प्रेमी के साथ मिलकर जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। यूपी के बदायूं जिले में एक गांव है परविंदर फर। यहीं सुरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्री राजेश के अलावा 2 बेटे थे, मनोहर उर्फ मन्नो तथा सतेंद्र उर्फ सत्तो। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, खाता पीता परिवार था, खुशियां ही खुशियां थी। वर्ष 2009 की बात है। पड़ोस के गांव में रहने वाले जियालाल सिंह की इकलौती बेटी नीलू ने 12वीं पास कर बीए में दाखिला लिया था। नीलू पढ़ने में काफी तेज थी। यही नहीं, वह पढ़ाई के अलावा घर बाजार के काम भी खुद किया करती थी, जिसकी वजह से उसका बाहर आना जाना बना रहता था। ऐसे में ही एक दिन उसे सत्तो दिखाई दे गया। उसे देखते ही उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वह सत्तो को देखते ही उस पर फिदा हो गई, उसे दिल दे बैठी।
शायद इसी को लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। बहरहाल जो भी रहा हो, सच्चाई यही है कि वो सत्तो पर रीछ गई थी। नतीजा यह हुआ कि वह दिन रात बस सत्तो के ख्यालों में गुम रहने लगी। हर वक्त सत्तो ही उसके जहन में छाया रहता था। नीलू की दीवानगी जब हद से गुजर गई, जब उसे सत्तो के बिना अपनी दुनिया अधूरी लगने लगी, तो उसने सत्तो से बात करने का फैसला किया और साथ ही यह दृढ़ निश्चय भी कर लिया कि उसे अपना हाले दिल बताकर रहेगी। नीलू की एक सहेली का सत्तो के घर काफी आना जाना था। उसके जरिए उसने सत्तो का मोबाइल नंबर हासिल किया और उस पर कॉल करके 2-3 बार घंटी जाने के बाद सकुचाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी ही देर बाद सत्तो की कॉल आ गई। हेलो, कौन? उसने पूछा। आप कौन बोल रहे हैं? सत्तो बोल रहा हूँ। आपके नंबर से एक मिस्ड कॉल आई है, इसलिए कॉल कर रहा हूँ। कहिए, आप कौन बोल रही हैं और मुझसे क्या काम है? काम तो सारा आपसे ही है, अब देखना यह है कि आप हमारे कितने काम आते हैं। नीलू बड़े ही अदा के साथ बोली। सुनकर एक पल को सत्तो अचकचा सा गया। उससे जवाब देते न बन पड़ा, फिर संभल कर बोला, अजी हमारा तो जन्म ही हुआ है दूसरों के काम आने के लिए, लेकिन उससे पहले अपना नाम तो बता दो। बोल कौन रही हो आप? नीलू, आप जानते तो होंगे ही मुझे, आखिर पड़ोस के गांव में ही रहती हूँ। फिर आप तो हमारे बगल वाले घर में अक्सर आते जाते रहते हैं। अरे! सत्तो चैंका, वह नीलू से वाकिफ था, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि उसके दीदार के लिए ही उसके पड़ोस में जाया करता था, जहाँ की उसकी बुआ ब्याही थी। नीलू जी, आप? जी हाँ। नीलू खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका खिलखिलाना जैसे सत्तो के दिल में गहराई तक उतरता चला गया। एक अजीब सी खलबली मच गई थी मन में और दिल बल्लियों उछलता प्रतीत होने लगा था। कहिए, कैसे याद किया? कुछ कहना चाहते हैं हम आपसे, और घुमा फिराकर कहने की हमें आदत नहीं है, इसलिए सीधा सीधा बोलने की इजाजत चाहते हैं। आप जैसे दिल हो वैसे बोलिए, बंदा सुन रहा है। हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब तो आपके बिना जीना दुश्वार जान पड़ता है। जैसे कोई जादू कर दिया है आपने हम पर। उठते बैठते, सोते जागते हर पल बस आपके ही ख्यालों में खोए रहते हैं हम। सुनकर सत्तो पसीने से तर हो गया। उसे लगा उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा या फिर मारे खुशी के वह पागल हो उठेगा। क्या कह रही हैं आप? सत्तो अपनी खुशी दबाता हुआ बोला, कोई और नहीं मिला मजाक करने को। हम सच कह रहे हैं। हमें आपसे मोहब्बत हो गई है और हम आपसे शादी भी करना चाहते हैं। आप सोच भी नहीं सकती कि आपके मुंह से प्यार के अल्फाज सुनकर मैं किसी कदर खुश हुआ हूँ। मुझे तो याद भी नहीं कि इससे पहले कभी जिंदगी ने मुझ पर यूं अपनी रहमतें उड़ेली। हाँ, लिहाजा आपको हमारी मोहब्बत कबूल है, हजार जान से ज्यादा कबूल है। कुछ इसी तरह हुई थी दोनों के बीच इजहार मोहब्बत। इसके बाद तो दोनों की मुलाकातें शुरू हुई तो कस्में वादे किए जाने लगे। उन्हें क्या पता था कि वक्त की भयानक आंधी में उनकी मोहब्बत तिनका तिनका होकर बिखर जाएगी। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके मोहब्बत की आग एक दिन उनका सब कुछ जलाकर खाक कर देगी। सोच भी कैसे सकते थे? सोचने समझने की अक्ल होती तो इस राह पर आगे ही क्यों बढ़ते। बहरहाल मुलाकातें होती रहीं, दिन गुजरते रहे, मगर अब यूं दूर दूर से एक दूजे को देखना और इशारेबाजी करना उन्हें रास नहीं आ रहा था। मगर इससे आगे वे बढ़ नहीं सकते थे। गांव का माहौल था, दोनों ही जानते थे कि किसी को भनक भी लग गई तो खून की नदियां बह निकलेंगी। दोनों गांवों के बीच के फासले को इंसानी लाशों से पाट दिया जाएगा। मगर इश्क ने भला पाबंदियों की परवाह कब की है? प्रेम परिंदों ने डरकर भला अपनी मोहब्बत का गला कब घोंटा है, जो वे दोनों डरकर दूरियां बना लेते। आखिरकार तो एक रोज दोनों घूमने के लिए प्लान बनाकर निकलने में कामयाब हो ही गए। सत्तो एक दोस्त की मोटरसाइकिल मांग लाया और घर से कॉलेज के लिए निकली नीलू को बदायूं ले गया। वहां दोनों घंटों पार्क में टहलते रहे, फिर दोनों ने फिल्म देखी और वापस लौट पड़े। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। दोनों बुरी तरह भीग गए।
तब सत्तो उसे लेकर अपने एक दोस्त के घर गया जो कि वहां अकेले रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। जिस वक्त सत्तो वहां पहुंचा उसका दोस्त कहीं बाहर जाने की तैयारी में था। उसने दोनों को हाय हलो किया और घाटा भर में वापस लौटने को कहकर चलता बना। उसके जाते ही अचानक सत्तो ने नीलू को अपने बाहों के घेरे में ले लिया। उसके युवा शरीर का स्पर्श पाकर वो तड़प सी उठी। बाहों के घेरे से निकलने की नीलू ने कुछ खामोश कोशिशें की, फिर स्वयं ही ढीली पड़ गई। उसका ऐतराज खत्म हो गया, क्योंकि सत्तो के बलिष्ठ शरीर के आकर्षण से वह स्वयं को मुक्त नहीं कर सकी। अलबत्ता वह थोड़ा कसमसाई और धीरे से बोली, क्या कर रहे हो, छोड़ो। छोड़ दूंगा मेरी जान, बस मेरी तड़प शांत कर दो। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारी चाहत में कितना तड़प रहा हूँ। आज पहली बार मौका मिला है, इनकार मत करो। खो जाने दो मुझे अपने हुस्न के समंदर में, कर लेने दो उस दरिया का सफर जिससे बढ़कर आनंददायक इस दुनिया में कोई दूसरी चीज ना थी ना ही होगी। कहकर सत्तो ने उसको और जोर से भींच लिया और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। नीलू फिर थोड़ी कसमसाई किंतु विरोध नहीं किया। इसके बाद सत्तो उसके होठों को चूमते हुए उसके बदन से खेलने लगा। नीलू का बुरा हाल था, वह रह रह कर सत्तो को अपनी बाहों के बंधन में कस लेती थी। तो कभी सत्तो उसे यूं भींच लेता मानो अब कभी उससे अलग होना ही नहीं है। जल्द ही मर्यादा की दीवार तोड़ दी गई। प्रेम को हवस के समुंदर में बह जाने दिया गया। आखिरकार एक बार फिर आदम और हव्वा की कहानी दोहरा दी गई। कुछ देर बाद तो तूफान अचानक ही थम गया, मगर तब तक सब कुछ तहस-नहस हो चुका था। मगर वह कोई आखिरी दिन नहीं था। बिल्ली के मुंह मलाई लग चुकी थी। जब जी करता वह नीलू के तन से अपनी भूख शांत कर लेता। धीरे धीरे नीलू को भी इन संबंधों में मजा आने लगा। नतीजन अनैतिक रिश्तों का सिलसिला ठहराव पाने की बजाय पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। इसी दौरान सत्तो की बुआ ने उसक बड़े भाई मनोहर के लिए नीलू के रिश्ते की बात चलाई तो दोनों ही परिवारों ने रिश्ता मंजूर कर लिया। जब यह बात नीलू को पता चली तो उसके होश उड़ गए। उसने सत्तो को कहा कि वह सारी बात सच सच अपनी बुआ को बता दे। तब सत्तो उसे समझाते हुए बोला कि वह अपनी बुआ और अपने माँ बाप को तो समझा लेगा मगर उसके घरवाले नहीं मानेंगे, क्योंकि वह कम पढ़ा लिखा है और दिन भर मटरगश्ती करता रहता है। इसलिए अच्छा यही है कि वह चुपचाप उसके भाई से शादी करके उसके घर आ जाए। कम से कम इसी बहाने दोनों करीब तो रहेंगे। कुछ देर तक वो नीलू का ब्रेन वॉश करता रहा। नतीजा ये हुआ कि सत्तो की बात नीलू की समझ में आ गई। मई 2007 में दोनों की शादी हो गई और नीलू अपने प्रेमी के बड़े भाई की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी जैसे भूचाल सा आ गया उसकी जिंदगी में, जो कि सब कुछ तहस-नहस करके वापस लौट गया। अभी उनकी शादी को 6 महीने ही बीते थे कि एक दिन घर में भयानक आग लगी जिसमें मनोहर व्ररी तरह जल गया। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची मगर चेहरे का एक हिस्सा हमेशा के लिए खराब हो गया। इस बात ने तो जैसे नीलू के सुधरने का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। नीलू को तो पहले से ही पति पसंद नहीं था। अब जब उसका थोबड़ा भी खराब हो गया तो उसने पति की ओर से पूरी तरह आंखें मूंद ली और देवर की बाहों में जा गिरी। नतीजा ये हुआ कि पुराने दिन दोहराए जाने लगे। पति की आंखों में धूल झोंककर देवर के साथ रंगरेलियां मनाई जाने लगी। किंतु इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, लिहाजा एक दिन भाई और बीवी के कुकर्मों की खबर मनोहर को लग गई। घर में बवाल खड़ा हो गया। सत्तो तो भाग गया, मगर मनोहर ने नीलू को रुई की तरह धुन कर रख दिया। इसके बाद उसने भाई को घर से निकाल दिया और साफ कह दिया कि अगर उसने इस घर की चौखट से भीतर कदम रखा तो वो उसे जान से मार देगा। सत्तो अपने भाई का गुस्सा जानता था। उसे पता था कि वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहा बल्कि वैसा कर भी गुजरेगा। लिहाजा उसने भाभी से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ दिनों तक तो दोनों दूरियां बर्दाश्त करते रहे मगर कब तक? एक ना एक दिन तो दोनों के बर्दाश्त की इंतहा होनी ही थी। बस देखना ये था कि वो मनहूस दिन उन दोनों की जिंदगी में कब आता है। देवर भाभी जब मिलने को तरसने लगे तो सत्तो ने नीलू को एक मोबाइल खरीद कर दे दिया जिस पर वे दोनों रोज रात को बातें कर लेते थे।
पहले तो नीलू ने मोबाइल छिपाकर रखा, लेकिन एक रोज जब उसका बाप उससे मिलने आया तो उसके जाने के बाद नीलू ने मनोहर से कह दिया कि उसके पापा मोबाइल देकर गए हैं। मनोहर ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, न ही उसने मोबाइल से संबंधित कोई सवाल नीलू से किया। मगर बकरे की माँ भला कब तक खैर मना सकती है। एक दिन मनोहर ने उसे बातें करते सुन लिया और सुनकर उसे अंदाजा भी हो गया कि वो किससे बातें कर रही है। फिर क्या था, उसके लात घूंसे थे और नीलू की चीखें थी। वो तब तक नीलू को कूटता रहा जब तक खुद बेदम नहीं हो गया। इसके बाद जाकर खाट पर पड़ गया। आज की मार ने नीलू के दिल में पति के खिलाफ नफरत का वो बीज बो दिया, जिसने आगे चलकर मनोहर की हत्या की नींव रखी थी। अगले दिन नीलू ने रो रो कर रात की मार के बारे में सत्तो को बताया तो उसका खून खौल उठा। भाई से कोई मोहब्बत तो उसे पहले भी नहीं थी, मगर आज जब नीलू ने रोते हुए उसे अपना दुखड़ा सुनाया और ये कहा कि या तो इस मुसीबत का कोई हल निकालो या फिर मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ, तो वो तड़प कर रह गया। नीलू में तो उसकी जान बसती थी, उसे भूल जाने की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। अलबत्ता भाई का कोई इंतजाम करने के बारे में वो सोच सकता था। इसके बाद दोनों ने मिलकर फैसला किया कि मुसीबत की जड़ को ही हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंका जाए। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर मनोहर की मौत की साजिश रची और 11 से 12 सितंबर की दरमियानी रात उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रिय पाठकों, कहानी में शब्दों की त्रुटि के लिए क्षमा करें और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और अपना सुझाव प्रस्तुत करें। रोजाना ऐसी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।